नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। INDIA गठबंधन, इंडी गठबंधन, उसको लेकर अब एक और नई खबर सामने आई है कि आखिर क्या अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल इस गठबंधन को छोड़कर जाने वाले हैं। और ये खबर इसलिए अब चर्चा में है क्योंकि बिहार से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक अखिलेश यादव का जो बयान आया कि उत्तर प्रदेश में संयम से काम लेना चाहिए इस गठबंधन को और कम से कम सीटों को लेकर यह तय होना चाहिए कि आखिर कौन कितने पानी में है, तो उन्होंने संकेत साफ दे दिए। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, हालांकि आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा हम इस गठबंधन में बने रहेंगे और बने हुए हैं, लेकिन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी जगह पर अपने अपने दम पर आम आदमी पार्टी मैदान में कूद पड़ी है और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि वो भी हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, सब जगह अपने दम पर लड़ने को चुनाव तैयार है। तो एक तरीके से ये बात भी साफ हो गई। नीतीश कुमार ने कुछ दिलचस्प तस्वीरें आज सबको दिखाई और वो तस्वीर थी जब वो एक दरगाह पर गए और दरगाह पर जाकर जो उनके लिए दुआ मांगी गई मौलवी साहब की तरफ से, वो दुआ ये थी कि 2024 में वो प्रधानमंत्री बन जाए। और उसके बाद आरजेडी विधायक ने भी आग जो जल रही थी उसमें घी डाल दिया और उन्होंने कहा कि अगर कोई देश में इस वक्त विपक्ष में सबसे प्रमुख दावेदार है और हकदार है प्रधानमंत्री पद के लिए, उस कुर्सी के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है। तो एक तरफ इस तरह की बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ एनडीए की बात करें और बीजेपी की बात करें तो रणनीति साफ है। मैदान में कूद पड़ी है पार्टी। एनडीए भी एक तरीके से अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरा हुआ है। अमित शाह राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, छत्तीसगढ़ तक सभी जगह एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो है बीजेपी एनडीए की बात, लेकिन दूसरी तरफ इंडी कहां पर खड़ा है, तो जरा आज इसी दरार और साथ में तैयारी को लेकर के चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं जो इस मुद्दे पर आज चर्चा में रहे। अधीर रंजन चौधरी कह रहे ममता दीदी स्पेन में, बंगाल पेन में है। केरल चले जाइए तो वहाँ पर लेफ्ट की सरकार कहती है कि राहुल गांधी को वायनाड से कंटेस्ट नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश में अगर चले जाइए तो समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव भी लड़ रही है और केसीआर से जाकर मिलती है। महाराष्ट्र में शरद पवार जी राहुल जी की सुनते नहीं हैं, कुछ और ही करते रहते हैं। उद्धव सेना और कांग्रेस पार्टी उन पर अविश्वास जताती है। कर्नाटका और तमिलनाडु एक दूसरे के खिलाफ पानी को लेकर लड़ रहा है। तो आज राहुल गांधी को इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। इंडिया में आप पार्टी के जुड़ने के बाद निसंदेह दिल्ली में आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी की मुश्किलें बेहद बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस की सरकार थी, हालांकि हमारी सरकार बहुत अच्छी नहीं थी कैप्टन अमरिंदर ने के नेतृत्व में, फिर भी इनसे बहुत अच्छी थी जो कि कांग्रेस की थी। आज वहां ड्रग लौट आया है। जो स्पिरिट है, जो अलायंस का स्पिरिट बन रहा है इंडिया अलायंस के स्वरूप में, वो उसको ठेस पहुंचाता है। तो ये अगर गलत कार्रवाई हो रही है तो उस पर संज्ञान चीफ मिनिस्टर को लेकर उस पर रोक लगाना चाहिए। हमारा तो हमेशा एक ही स्टैंड रहता है कि हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश के 140 करोड़ लोग, एक एक आदमी फील करे कि वो प्रधानमंत्री है। हमें लोगों को एम्पावर करना है, हमें किसी एक व्यक्ति को एम्पावर नहीं करना है। ये एसेस करना जरूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम हैं कि नहीं हैं, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। ये वो बयान है जिससे एक तरीके से साफ हो जाता है कि कौन कितने पानी में है इस गठबंधन में। ना तो अभी तक चेहरा
उसको लेकर कोई सहमति बन पाई है, मुद्दे क्या होंगे उसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी बात हुई थी उसको लेकर सहमति नहीं बन पाई है, और सीटें कौन कहां पर लड़ेगा, कितनी लड़ेगा, किसके पाले में कितनी सीटें आएंगी, उन सब पर अभी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हर दल पूरी तरह से मैदान में कूद कर आ गया है। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता निखत अब्बास जी जुड़ गई हैं। हमारे साथ डॉक्टर रत्ना पांडे जी जुड़ रही हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है परविंदर सिंह सेठी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। हमारे साथ थोड़ी देर में स्वागत शाह जी जुड़ेंगे, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता हैं, और संजय गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेकिन परविंदर सिंह सेठी जी, ये जो सब चल रहा है कल से लेकर अब तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह तो आम आदमी पार्टी अकेले है। तो फिर ये गठबंधन की बात कहां से आती है कि गठबंधन में हम बने रहेंगे? कैसे बने रहेंगे? नहीं, देखिए, गठबंधन जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उनकी हाई लेवल की लीडरशिप है, और वहाँ पे सत्ता की बात नहीं, वहाँ बात है सच और झूठ की, वो बात है न्याय और अन्याय की। उस लड़ाई को लड़ने के लिए सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं। जो देश के अंदर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे आप रोजगार की बात कर लीजिए, चाहे आप संवैधानिक संस्थाओं के मिसयूज की बात कर लीजिए, उनकी इस डिक्टेटरशिप को, डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम करा भारतीय जनता पार्टी ने। उसको जवाब देने के लिए ये सारा गठबंधन तैयार हुआ है, और ये गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। उनके प्रवक्ता से लेके हाई लेवल की लीडरशिप से लेके प्रधानमंत्री तक बौखलाए हुए हैं। वो जरा सी बात होती है तो वो फटाफट कहते हैं जी इनका तो अलायंस टूट जाएगा, इनकी तो आपस में बातचीत नहीं है, इनका तो ये नहीं है, इनका तो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अरे आप क्यों चिंता करते हो? अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपके लिए तो बेनिफिट की बात है, आपके लिए तो प्लस पॉइंट है कि अगर इंडिया गठबंधन में कोई दरार पड़ती है तो आप इस बात से आप इस बात का विश्लेषण क्यों करते हो? आप ये देखिए ना, आप भी तो 38 पार्टियों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हो। आपकी वो पार्टियां जिनमें से आधी से ज्यादा पार्टी जिनका एक भी सांसद नहीं है। आपके जो पुराने साथी थे, चाहे शिवसेना हो चाहे अकाली दल हो, वो आपको छोड़ के चले गए हैं। आप उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, वो साथ नहीं आ रहे, चाहे अकाली दल हो चाहे शिवसेना हो। आपको भी इस बात का आत्ममंथन करना पड़ेगा और देश की डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आने वाले चुनाव के अंदर 2024 में आपको देश की जनता मैंडेट दे, तो आपको अपनी जो तौर तरीके हैं वो बदलने पड़ेंगे। डॉक्टर परविंदर जी, ये जो आपने इतनी सारी बात कही ना, ये सवाल किस लिए पूछा गया था ये तो आपको पता ही होगा। ये सवाल इसलिए पूछा गया था, अभी आपने तस्वीरें देखी नीतीश कुमार की चलते हुए, जब वो दरगाह पर जाते हैं तब वहां पर जो मन्नत मांगी जाती है, जो दुआ उनके लिए मांगी जाती है, वो ये कि वो प्रधानमंत्री बने 2024 में। नहीं, बिल्कुल। कल आपने राहुल गांधी का ट्वीट देखा होगा ना, वो कह रहे हैं कि पंजाब में एक एमएलए कांग्रेस पार्टी का इसलिए गिरफ्तार हुआ क्योंकि बदले की भावना के तहत हो रहा है। बाजवा कह रहे हैं कि उनके साथ 32 से 33 विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और वो कभी भी पार्टी को तोड़ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा से इसमें कुछ कह दिया? देखिए, ये तो बाजवा कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं और आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। देखिए, पंजाब कांग्रेस शुरू से अलायंस के खिलाफ रही है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है उनको हरियाणा हुड्डा जी कह रहे हैं हमें किसी की जरूरत नहीं है, छोटे लेवल के नेता। देखिए, जो लोग तैयारी कर बैठे हैं सांसद का चुनाव लड़ने के लिए, उनको पता है जो रह चुके हैं वो छोटे लेवल के नेता है, तो उनको टिकट नहीं मिलेगी। उनको अपनी राजनीतिक सत्ता सरकती नजर आती है। और ऐसे लोगों को मैं आपको बताऊं, अगर उनको टिकट नहीं मिलती तो वो पार्टियां भी बदल लेते हैं। मैं रत्ना पांडे जी के पास जाऊंगी। डॉक्टर रत्ना पांडे, ये छोटे लेवल के नेता है क्या? हुड्डा जी, बाजवा जी जो कह रहे हैं ये तमाम बातें, राहुल गांधी जिन्होंने ट्वीट किया कि बदले की भावना, क्या ये छोटे स्तर के नेता हैं आम आदमी पार्टी के लिए? मतलब अरविंद केजरीवाल के स्ट्रेचर से बहुत नीचे? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि छोटे नेताओं का ही अभी तक बयान है। बयान तो पार्टी के बड़े नेता भी दे रहे हैं एक्चुअली, लेकिन वो टूट की तरफ नहीं है। बयान कोई ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन टूटने जा रहा है। ये तो बीजेपी का लगाया हुआ एक परसेप्शन है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हाँ, ये भी तय है क्योंकि जो अलायंस है वो लोकसभा को केंद्र में रख के किया गया। विधानसभा में इनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सभी पार्टियों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और वो उस पर अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करेगा। अल्टीमेट गोल तो सबका सत्ता है ही ना, चाहे संगठन से आती है चाहे इंडिविजुअल आती है। इंडिविजुअल
उन्होंने पहले ये तय कर रखा है कि हम अपनी अपनी रीजनल पार्टीज की आइडेंटिटी, वी आर नॉट गोइंग टू लूज इट। जो संगठन है वो जाहिर तौर पर लोकसभा में मोदी जी के अगेंस्ट एक मत होकर लड़ने के लिए बनाया गया। प्राइमरी फेसिया यही उसका ऑब्जेक्टिव रखा गया था। तो अभी भी ये लोग उसी स्टैंड पर खड़े होकर कहीं ना कहीं अपनी उसी बात को लेकर चल रहे हैं कि हाँ, रीजनल में तो हमें अपना अपना चाहिए ही चाहिए शेयर, चाहे वो फिर अधीर रंजन जी हैं, चाहे पंजाब में है, चाहे जहां है। जब ये एक दूसरे के सामने आएंगे रीजनल रूप पे तो इनका ये अपनी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाना, अपना स्टैंड एज अ पॉलिटिकल पार्टी और एंटिटी के रूप में ज्यादा एस्टैब्लिश करना, ये तो सबका रहेगा ही ना, ऑब्जेक्टिव है। दे इंडिविजुअली दे आर वर्किंग एंड दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। वो अकेले भी लड़ रहे हैं, अपना नाम खो के थोड़ी। निखत अब्बास जी, जहां तक देश की जनता जानती है और हमारी नॉलेज है, केंद्र में प्रधानमंत्री और केंद्र की सत्ता पर काबिज वही होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें आती हैं। और सीटें कहां से आती हैं? राज्यों से आती हैं। राज्यों के चुनाव अलग हैं, लेकिन इसको मिक्सअप करने की जो कोशिश है मैं वो समझ नहीं पा रही, क्योंकि दलील बार बार यही दी जा रही है कि राज्यों में तो ये पार्टियां अलग अलग हैं लेकिन केंद्र में एक होंगी। कैसे होंगी भाई निखत अब्बास जी? रीमा जी, यही बात तो हम लगातार कहते आ रहे हैं कि पहनकर सूट बूट करी तो थी बैठक के खूब, पर अब इंडी गठबंधन में पड़ गई है फूट, क्योंकि सीटों की होड़ में मच गई है लूट। और मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार जो विपक्षी नेता, जो ये घटक दल है इंडी गठबंधन के, जो आपस में बीते कल तक खून की सजा, खून का बदला, फांसी मांग रहे थे, वो आज उसी खून का कर्ज उतारने के लिए 7 खून माफ करने को तैयार है। तो ये तो होना ही था। और अभी आम आदमी पार्टी के हमारे साथी जो उनके समर्थक हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ पर ये जो पुराने नेता है, छोटे नेता है, बड़े नेता, मैं जानना चाहती हूँ आप यहाँ पर समर्थक के तौर पर बैठिए, मुझे बताइए और आधिकारिक रूप से बताइए कि कांग्रेस पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन पंजाब के ये कह देते हैं कि जो आम आदमी पार्टी के न जाने कितने मंत्री, अभी का बयान है, आम आदमी पार्टी के न जाने कितने मंत्री हैं वो हमारे साथ बातचीत में, यानी कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत में है पंजाब में। तो हम तो चाहे किसी भी समय सरकार गिरा सकते हैं। और 2024 में जैसे ही अगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा की सारी सीटें पंजाब में जीत जाती है, मैं एक मिनट निखत अब्बास, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। एक बड़ी खबर निखत अब्बास इस वक्त आ रही है जो कि नारी शक्ति के लिए बड़ी खबर है कि नारी शक्ति वंदन विधेयक जिसको लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिली थी, उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। और एक ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जब जारी की उसके बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अधिसूचना अब केंद्र की तरफ से जारी हो गई है। तो इस तरह से नारी शक्ति वंदन विधेयक ने अब कानून का रूप ले लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जी निखत अब्बास, कंटिन्यू प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी रीमा जी, और मुझे लगता है कि इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी आई है। मुझे लगता है सभी देशवासियों को, देश की सभी महिलाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसे कि मैं कह रही थी कि लगातार यहाँ पर बैक टू द डिस्कशन आम आदमी पार्टी के समर्थक कह रहे हैं, तो मुझे बताएं जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो तो ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लगातार इस बयान को बता रहे हैं कि हमारे साथ तो आम आदमी पार्टी के। और एक बार फिर से मुझे रोकना होगा निखत अब्बास, क्योंकि ये बड़ी खबर है इस वक्त की, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और अब कानून का रूप ले लिया है। इस विधेयक ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला ये जो अधिनियम है, इसको अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है, नारी वंदन शक्ति वंदन अधिनियम को, जिसमें कि हमने हाल में देखा कि विशेष सत्र जब संसद का बुलाया गया तो उसमें इस बिल को ने इतिहास एक तरीके से रचा था, जिसमें कि दोनों ही सदनों में भारी बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ यह विधेयक पारित हुआ और अब राष्ट्रपति ने उसे मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है देश भर की महिलाओं के लिए, नारी शक्ति के लिए, जिसको लेकर एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से विशेष सत्र संसद का जब बुलाया गया उसमें उठाया गया और इस अधिनियम को अब राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिल गई है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर भी विपक्ष ने कई तरीके से राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि 2024 से पहले सभी विपक्षी दल एक तरीके से एकजुटता दिखाना चाहते थे इस मुद्दे पर, और मैं जरा निखत अब्बास इसी पर आपसे रिएक्शन चाहूंगी। पहले तो
क्योंकि हमने इस पर एक डिबेट की थी जिसमें आप खुद मौजूद थी और उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरह विपक्ष ने इसे भी मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। देखिए, मैं तो रीमा जी उस दिन भी आपको मैंने इस बात को बोला था और आज भी उसी बात को बोलूंगी कि लगातार विपक्ष जो मुद्दे नहीं है उनको उठाने की कोशिश इसीलिए कर रहा है क्योंकि पिछले 9.5 वर्षों में उसे कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कार्यवाही करने के लिए मुद्दा नहीं मिला कि जिस पर वो कह सके कि ये सरकार भ्रष्ट है, या फिर इस सरकार ने सशक्त नहीं करा, या फिर इस सरकार ने महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया, या फिर इस सरकार ने युवाओं के बारे में नहीं सोचा। लगातार पिछले 9.5 वर्षों में चाहे महिला सशक्तिकरण का काम हो, चाहे अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, चाहे डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना हो, चाहे युवाओं को नौकरी देना हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया, चाहे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, चाहे G20 हो, चाहे 370 को खत्म करना हो, चाहे राम मंदिर बनाना हो, बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। चाहे हाल ही में हम लोगों ने इतनी ब्रिक्स की समिट में इतनी अहम भूमिका निभाई, ये लगातार मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में होता है। भारत अपने आप में विश्व गुरु बन गया है, चंद्रयान की सफलता और लगातार सफलता पर सफलता। तो ये कहीं ना कहीं बहुत भारी भारी आइटम्स थे जो विपक्षी नेता डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। मुझे लगता है उन्हें डाइजीन की जरूरत आज रात को फिर से पड़ने वाली है, क्योंकि ये डाइजीन के लिए उनके लिए बड़ा इलाज उनके लिए अच्छा हो जाएगा कि हाँ भाई अब कानून भी बन गया है। तो मैंने तो उस दिन भी कहा था रीमा जी, जो राजीव गांधी जी का यानी सोनिया गांधी जी के पति का सपना था, आज सोनिया गांधी जी को धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उनके पति का सपना सोनिया गांधी जी के भाई यानी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करा है। महिला सशक्त हो रही है मोदी जी की सरकार में और लगातार होती रहेगी। और हम तो वो व्यक्ति हैं, हम तो वो पार्टी हैं जो इस बिल से पहले भी लगातार महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते आए और जो डीके हाँकते हैं महिला आरक्षण बिल का। जैसे मैं कहती हूँ कि नारी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कि ब्रांड एम्बेसडर लगातार विमेन एम्पावरमेंट का, विमेन बिल का और रिजर्वेशन बिल की बातें करती हैं। लगातार वो इसको बहरूपी की तरह दिखाती आई हैं, क्योंकि ना उन्होंने कभी विधानसभा में लाया और ना ही कभी अपनी पार्टी के संगठन में इन लोगों ने आरक्षण महिलाओं को दिया। ठीक है, ठीक है। मैं जरा अब परविंदर जी, इतनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है, जरा मैं पहले एक बार इसी के साथ आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि नारी शक्ति को भी बल मिले उसको लेकर भी राजनीति हुई थी ना सर। देखिए, सबसे पहले ओबीसी पहले कार्ड खेला गया, फिर जातिगत जनगणना का कार्ड खेला गया, फिर कुछ और कार्ड खेला गया, इसको लेकर भी राजनीति चल रही थी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं देश की महिलाओं को बधाई देना चाहूंगा, ये बिल पास हुआ। और इनको एक बात और बता दूं कि इस बिल का समर्थन सारी विपक्षी पार्टियों ने करा था और जिसका प्रधानमंत्री जी ने धन्यवाद भी करा था। पहली बात, इस बिल को लाने में आपने 9 साल लगा दिए, चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, आपने एक अच्छा काम करा और सारे विपक्ष ने आपका साथ दिया। मुझे एक बात बताइए कि ये 2029 में इंप्लीमेंट होगा जब जातीय जनगणना होगी। आप अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ के क्या 2024 में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे? आप एक बात बताइए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने महिला आरक्षण बिल तो ले आए, अब आप जो पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन है उसके ऊपर बिल कब लाएंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर जो क्रिमिनल्स हैं उनको टिकट दी जाती है जो आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा है, इसके ऊपर कब बिल लाएंगे? और आप एजुकेशन, पॉलिटिक्स में एजुकेशन मैंडेटरी हो, पॉलिटिक्स में सेठी जी, ये आंकड़ा कहां से आया? आपकी पार्टी में सबसे ज्यादा ये आंकड़ा कहां से आया? ये आंकड़ा है, कहां से आया ये आंकड़ा? दुनिया जानती है भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे भारत भूषण शरण सिंह हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे अशोक टैंक, चाहे कहां से आया है आंकड़ा? नहीं, आंकड़ा है, आप चेक कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए। मैं तो चेक करके यहाँ पर बैठी हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, चलो छोड़िए, मैं कहता हूँ आप बिल लाइए ना, आप बिल लाइए ना। क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में, क्रिमिनल्स को भी जो है पॉलिटिक्स में नहीं आना दिया जाएगा जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड होगी। इस पर भी बिल ले आइए और इस बात पर भी बिल ले आइए कि एजुकेशन मैंडेटरी हो। एक चपरासी हो 10वीं पास चाहिए, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चाहे पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। नहीं, आप इस बात, ये भी बड़ी सीरियस बात है, आप एजुकेशन को महत्व होता ही नहीं देते, आप एजुकेशन को महत्व होता ही नहीं देते। जो नहीं, मैंने तो बधाई दी है, मैंने बिल के ऊपर बधाई दी और पूरे विपक्ष ने उसका समर्थन करा, पूरे विपक्ष ने उसका समर्थन करा। करने लगो परविंदर सेठी जी नेशनल चैनल पर बैठते हैं, नेशनल चैनल पर बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास देखती है, इस तरह की बातें मत करिए। इंटेलेक्चुअल क्लास देख रही हो आपकी ये विधवा विलाप को समझ नहीं, आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि देश की पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स को जगह दी जाती है। ये बहुत संजीदा मुद्दा है, इसके ऊपर आप विचार नहीं करेंगे आपकी पार्टी। परविंदर सेठी जी नेशनल चैनल पर बैठते हैं ना, तो आंकड़े और रिसर्च को दुरुस्त करके बैठना चाहिए। ऐसे हवा
हवा में आरोप लगाए, उसके बाद बोले चलिए रहने दीजिए, ऐसे नहीं होगा ना। कह रहा हूँ आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आप आंकड़े देख लीजिए ना, चलिए रहने दीजिए, नहीं चलिए देख लीजिए। नहीं, मैंने कहा आप बिल लाइए, अगर आप इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहते आप बिल क्यों नहीं लाते? सबूत के साथ बैठा करिए, नहीं प्रूफ भी मैं दे दूंगा, जब अगली बार आऊंगा प्रूफ भी दे दूंगा। लेकिन मैं आपको चलिए स्वागत शाह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओके ओके, मैं स्वागत शाह जी के पास जाना चाहूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है निखत जी। स्वागत शाह जी, ये जो डिबेट चल रही है, मेरा तो मुद्दा ये है कि किस तरीके से एक तरफ एनडीए अलायंस है जिसमें कि हर रोज एक नई रणनीति, हर रोज ये दिखाई दे रहा है कि राज्य तो छोड़िए 24 के चुनाव के लिए रणनीति बननी पूरी तरीके से तय हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहां पर दरगाह पर जाकर प्रधानमंत्री पद के लिए दुआ मांगना इंडिविजुअल तरीके से, ये नहीं कि हमारे अलायंस में को इतने वोट मिल जाए कि वो उनका कोई पीएम बन जाए, लेकिन अपने अपने लिए सब कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जब एक फोटो सामने आती है शरद पवार जी और अडानी की, तो उसके बाद भी हलचल मच जाती है। मैं जरा उसका सच जानना चाहती हूँ। जी मैडम, अडानी जी बिजनेसमैन हैं। अगर बिजनेसमैन किसी नेता को या किसी बड़े पॉलिटिशियन को या बड़े सीनियर पॉलिटिशियन को मिलने जाते हैं, उसका मुद्दा कैसे बन जाता है हमें नहीं मालूम। जहां तक मैं अजीत दादा गुट की हूँ, तो अजीत दादा के जी के बारे में बात करना चाहूंगी कि अजीत दादा पवार ने जो जनता के हित के लिए हो सकता है उसी तरीके से रणनीति 2024 के लिए की हुई है, और इसीलिए आज हम बीजेपी के साथ है क्योंकि हमने देखा है मोदी जी ने क्या क्या बदलाव लाए हैं और कितने सारे बदलाव आए हैं। जैसे आज महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक स्टेप आगे लिया गया है। हम जैसे यंग महिलाओं को, हम जैसे यंग लीडर्स को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आज मैं आप सबके बीच बैठ के अपने वर्ड्स, अपनी जुबान रख सकती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं मेरी पार्टी का एक रेवोल्यूशन है और प्रोग्रेशन है, या बोल सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच है। ये सब हो पा रहा है मोदी जी की सरकार के साथ रह के। अगर मोदी जी सरकार नहीं होती तो इतने सारे बदलाव नहीं होते। आज जैसे आप G20 देख सकते हो, इतनी अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। जैसे नए नए बिल पास हुए हैं, वो इतने सालों से अब तक हुए नहीं थे। और स्पेशली महिलाओं के लिए जो ये आरक्षण का बिल पास हुआ है, इससे तो मैं काफी खुश हूँ, और मेरे जैसी काफी सारी यंग लीडर्स और यंग महिलाएं काफी खुश है। ओके, संजय गुप्ता जी जुड़ गए हमारे साथ, जरा मैं उनसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि संजय गुप्ता जी ये तस्वीरें ना अभी देखने वाली थी, आप थोड़ा सा लेट आए। नीतीश कुमार जा रहे हैं दरगाह पर, और दरगाह पर जाकर के उन्होंने खुद के प्रधानमंत्री बनने के लिए दुआ मांगी। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया है क्या संजय गुप्ता जी? देखिए, प्रधानमंत्री तो कौन बनेंगे इस बात का तो निर्णय अभी बाद में किया जाएगा। अभी तो फिलहाल इस बात की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से एक मजबूत विपक्ष बन सके, और विपक्ष बनने के बाद जैसे हमारे देश का लोकतांत्रिक जो सिस्टम है जिसमें एक सरकार का प्रावधान है और विपक्ष का प्रावधान है, तो इसकी कोशिश है। हर किसी की इच्छा है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं, हर कोई ये सोचता है कि मैं भी प्रधानमंत्री बनूं। इसका उनका एम यही है कि ताकि वो प्रधानमंत्री बनकर और जिन मुद्दों को लेकर के वो जिन लोगों के बीच में जाकर राजनीति कर रहे हैं उनके मंसूबों को पूरा कर सके। तो अगर उनकी इच्छा है तो ठीक है, वो भी करते रहे अपना प्रयास, लेकिन इस विषय में तो फैसला भी होना है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन रहेगा। मतलब मैं समझी नहीं, नीतीश कुमार जा रहे हैं ना दुआ मांगने, उनकी दुआ में असर होगा या नहीं होगा? दुआ में असर तो, अब दुआ तो कोई कुछ भी मांग सकता है, उनकी दुआ में कितना असर रहेगा ये तो देखा जाएगा। अच्छा, अभी तो हम तो हिंदुत्व की बात करेंगे। देखिए, हमने हिंदुत्व पहले बीजेपी को सिखाया और देश की केंद्र सरकार में उनको लेके आए, अब वही हिंदुत्व हम कांग्रेस को भी सिखा रहे हैं। और अगर कांग्रेस, राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस हो, अगर हिंदुत्व को सही से समझ जाएंगे तो फिर से सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस हो या राहुल गांधी जी हो, उन्होंने कोई टाइटैनिक जहाज नहीं डुबोया है, सिर्फ हिंदुत्व को ही सही से नहीं समझा जिसके कारण वो सत्ता से बाहर है, वरना कोई और दूसरी बात नहीं है। तो ये जो इंडिया अलायंस बना है ये हिंदुत्व पर बना है, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। बाला साहब ठाकरे जिस आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, निखत अब्बास जी जवाब दीजिए इसका। उसी पर हम करते हैं। ओके, शिवसेना ने आपको हिंदुत्व सिखाया है? रीमा जी, जिस पार्टी ने
हिंदुत्व सिखाकर बड़े बड़े ताज्जुब की बात है जो कह रही कि हमने हिंदुत्व सिखाया है। जिस पार्टी ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अपने फायदे के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, क्योंकि अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना था आगे भविष्य में चलकर, और खुद मुख्यमंत्री की सीट ग्रहण कर बैठ गई थी, उसने भरी थाली में, हिंदुत्व की भरी थाली में लात मार दी, जनता के मत पर लात मार दी थी। इन्होंने झूठ बोला था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे नाम पर चुनाव लड़े, उसके बाद गली गली जाकर प्रचार कराया हमारे बड़े बड़े नेताओं से, उसके बाद जैसे ही जीत गए हमारे नाम पर, तो किस प्रकार इन लोगों ने वहां पर झुका किया। जब जाहिर है मुझे बताने की जरूरत नहीं, हिंदुत्व की ऐसी चीज है जो सिखा नहीं सकते। मैं बता दूं अपने शिवसेना के साथी को, इन्हें समझना पड़ेगा, हिंदुत्व की ऐसी चीज है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में पनपती है, राज करती है, और भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, डंके की चोट पर हम कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी हैं। और मैं मुसलमान होकर कहती हूँ, मैं पहले हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, हिंदुत्व से मेरी पहचान है। लेकिन ये बिल्कुल इन्होंने सही एक बात सही कही कि हम राहुल गांधी को हिंदुत्व सिखा रहे, पर मैं कह देती हूँ, ये बता देती हूँ कि ये सिखा नहीं पाई, क्योंकि जो व्यक्ति जनेऊधारी होने के बाद ये पूछ लेता हो कि भगवान श्री राम है कौन, अरे भैया अस्तित्व है या नहीं है, या जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता हो कि अरे भगवान श्री राम नहीं है, ये तो यहाँ पर काल्पनिक कथा सुनाई जा रही है। मैं तो सबसे पहले यही बात कही। एक मिनट, बीच में नहीं, हाँ जल्दी से एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, आप मुझे ये बता दीजिए, अगर आप इतने हिंदुत्ववादी हैं और आप हिंदू भी हैं, मेरे भाई हैं, भगवान सूर्य का यानी सूर्य का बीज मंत्र क्या है, जरा पढ़कर सुनाइए। तो बड़े हिंदुत्व आप अपने आप को कह रहे हैं, बीज मंत्र संजय गुप्ता जी, ऐसे तो मैं ना जाने कितने सवाल आपसे पूछ सकता हूँ जिसके जवाब दे नहीं पाएंगी। नहीं सुनिए, इसकी राजनीतिक हिंदुत्व एक अलग चीज है, और ये मंत्रों की जो बात आप कर रहे हैं ना, ये एक अलग चीज है। ये ब्राह्मणों के वेद मंत्र हैं, ये राजनीतिक वेद मंत्र नहीं है, ये राजनीतिक वेद मंत्र नहीं है। मैं कोई यूपीएससी का टेस्ट नहीं देने के लिए आया हुआ। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप जेडएससी दोनों को एक फ्रेम में रखिए, सवाल जवाब। हाँ अरे जो हिंदुत्व सिखा रहे हैं संजय गुप्ता जी जवाब दे दीजिए ना, वो एक सवाल उन्होंने पूछा है, बहुत ही बेसिक सवाल है संजय गुप्ता। मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ कि मैं इनको भी ये हिंदुत्व का मतलब, हिंदुत्व की राजनीति का मतलब ये मंत्र नहीं है, ये पंडितों की राजनीति नहीं हो रही है। अच्छा, मंत्र सिर्फ पंडितों को आते हैं? नहीं, आप जेडएससी का मतलब बता दीजिए, आप बता दीजिए। ये वेद मंत्र मुझे नहीं आते हैं, मैं आपको ज्यादा आते होंगे, आप मुसलमान होकर के पढ़ लिख करके आए हैं, मैं तो नहीं पढ़ता मंत्रों को, मैं नहीं पढ़ता। हिंदुत्व का मतलब मंत्र पढ़ना नहीं है, हिंदुत्व का मतलब विचारधारा है, हिंदुत्व का मतलब वो विचारधारा है जो सबको समान जीने का अधिकार देती है। आपको हिंदुत्व का मतलब नहीं पता, आपको हिंदुत्व का मतलब नहीं पता, आप मंत्रों की बातें कर रही हैं, महाभारत की बातें कर रही है, महाभारत का हिंदुत्व से कोई ताल्लुक नहीं है। चिरंजीवी पूछ रही हूँ, मैं तो चिरंजीवी पूछ रही हूँ। मुझे माफ कीजिए देवी, आप कहीं और जा रही हैं, ये ट्रैक कुछ और है। राजनीति में राजनीतिक हिंदुत्व अलग चीज है, आप मुझसे मंत्र पूछने लग जाएंगी तो मैं कैसे। एक मिनट रुकिए निखत अब्बास। संजय गुप्ता जी, हिंदुत्व की विचारधारा में सनातन का अपमान आता है क्या? सनातन का जिसने भी अपमान किया है, कुछ बोला, हमने उसका विरोध किया। आपने वॉकआउट क्यों नहीं किया गठबंधन से, या स्टालिन को क्यों बाहर नहीं निकाला? हमने तो हिंदुत्व की विचारधारा को पकड़कर आप चल रहे हैं ना, तो आपने क्यों सनातन का अपमान होने दिया? देखिए, जिसने किया हमने उसके खिलाफ बोला है, और ऐसा तो इस बीजेपी के साथ भी बहुत से गठबंधन के साथ हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को समर्थन नहीं करते। पीडीपी के साथ इनका गठबंधन रहा, इनका गठबंधन नीतीश कुमार के साथ रहा, सरकार बनाई आपने, तब कहा था हिंदुत्व। आप उस बात के साथ खड़े, प्रियंका खरगे के बयान के साथ खड़े? किसके बयान के साथ? प्रियंका खरगे आईएनसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं, उन्होंने कहा हम किसी भी ऐसे बयान के साथ नहीं खड़े जो हिंदुत्व के खिलाफ है। चलो हमारे गठबंधन के साथ ही हो। गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा आपने? तो आपने तोड़ा, पीडीपी के साथ गठबंधन आपने तोड़ा। पीडीपी के साथ हम गठबंधन 4 साल सरकार चलाई आपने कश्मीर में। क्या बोले थे मिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद जिस वक्त तो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे? एक मिनट रुकिए निकल बाजी, आप ना थोड़ा सा रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप ना ट्रैक से भटक रही है। आप हिंदुत्व का मतलब पंडित, आपने ऐसा मुद्दा उठा लिया संजय गुप्ता जी आते के साथ ही कि आपको बैकफुट पर जाना पड़ रहा है।
नहीं वो मंत्रों की बातें कर रही है, मंत्र मुझे नहीं आते। लेकिन इंडिया अलायंस कर कुछ और रहा है। निखत अब्बास एक मिनट, इंडिया अलायंस कर ओके 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 रुकिए 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 निखत जी रुकिए ना, दूसरे भी मेहमान हैं, रुकिए रुकिए निखत जी रुकिए रुकिए रुकिए। ये सब आता है मुझे, लेकिन क्या आपके कहने से बोलूं मैं? श्री गुरु हर रोज पढ़ता हूँ मैं अपने घर के अंदर, हर रोज पढ़ता हूँ, बताइए ना। हर रोज पढ़ता हूँ मैं, लेकिन ये क्या मैं यहाँ राजनीतिक दल ये आपके मुझे अच्छा लग रहा होगा, ये पूरा सुनाइए आप, सुनाइए आपको मुझे अच्छा लग रहा है, आप सुनाइए। अच्छा क्विज खत्म करते हैं, रहने दीजिए निखत अब्बास। वो नहीं एक मिनट उनका कहना है कि हिंदुत्व वो अपने घर की चार दीवारी में ये सब वो करते हैं, लेकिन वो शो ऑफ नहीं करना चाहते। क्यों संजय गुप्ता जी? देखिए, हिंदुत्व एक विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा है। ये जो बात कर रही है, ये मंत्रों की बात कर रही है, पूजा की बात कर रही है। मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हनुमान चालीसा तो सारे नेता इलेक्शन में जाकर हनुमान चालीसा क्यों सुनाते हैं? हनुमान चालीसा सुनाऊं? आप क्या चाहते हो मैं हनुमान चालीसा सुनाऊं? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, आपने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया तो उन्होंने एक सवाल किया। चलिए, अरे भाई आपने ये क्यों कहा कि आपने बीजेपी को हिंदुत्व सिखाया? तो अब वो आपसे पूछ रही है ना क्या हिंदुत्व है ये? हिंदुत्व का मतलब वही है बात। चलिए हिंदुत्व का मतलब आगे बढ़ते हैं। वाह बहुत बढ़िया, हम तालियां बजाते हैं। आप बताइए, आप सुनाइए आप। ओके चलिए ठीक है। संजय गुप्ता, निखत अब्बास, ओके निखत अब्बास जी, आ रही हूं मैं आपके पास। परविंदर सेठी जी, मैं आप ही से जवाब जानना चाहूंगी सीधे तौर पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि हम तो ये चाहते हैं कि देश का बच्चा हर इंसान अपने आप को प्रधानमंत्री समझे, हम तो ऐसी राजनीति चाहते हैं। तो फिर राहुल गांधी जिनको पीएम बनाने के लिए पूरी पार्टी लगी हुई है, उनको जननायक बनाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी लगी है, उधर नीतीश कुमार पूरी तरह से उनके खिलाफ, उनके पक्ष में सब लोग लामबंद हो गए, आरजेडी से लेकर जेडीयू तक, अखिलेश यादव के भी सुर कुछ ऐसे ही हैं। तो फिर ये किस तरीके की राजनीति है जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं? देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति इसलिए करती हैं कि वो सत्ता में आए। और जितनी भी पार्टियां हैं उनके जो लीडरशिप है वो चाहते हैं कि आने वाले समय में हम देश के प्रधानमंत्री बने। इसमें बुराई क्या है? भी यही चाहते हैं ना, नहीं कि पीएम बने वो। नहीं, वो कौन क्या चाहता है, मैं इस बात को मैं कह रहा हूँ कि जो राजनीति में है उसका जो आखिरी गोल होता है सत्ता पाना होता है, सत्ता पाना। दूसरी बात, अभी हिंदुत्व की बात कर रहे थे, मैं थोड़ी सी बात इसमें करना चाहता हूं। ये सेकुलर देश है, इस देश की मिट्टी में खून शामिल है सभी का, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। ये किसी के बाप का देश नहीं है। यहाँ पे सभी का देश है जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। ये सेकुलर देश है। आप इसको आप जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे आप जो राजनीति करते हैं, उस राजनीति को खत्म करने का पूरे संसार के अंदर राजनीति होती है। डेवलपमेंट के ऊपर, मैनिफेस्टो में किए गए वादों के ऊपर, हम देश के लिए करेंगे, हम महंगाई दूर करेंगे, हम रोजगार लाएंगे, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे। आप जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति करते हो। इसीलिए इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है जो देश को पीछे छोड़ दिया है। आपने अपने बड़े-बड़े मित्रों को बड़े-बड़े बिजनेस व्यापार दे दिए, गरीब आदमी। सेठी, आपकी लड़ाई इसका मतलब संजय गुप्ता से है क्या? उन्होंने हिंदुत्व की बात की? नहीं, ये सोच, मैं कह रहा हूँ ये सोच गलत है राजनीति के अंदर, देश के अंदर। नहीं, ये पर्सनल मैटर है, ये हर व्यक्ति का पर्सनल मैटर है। रिलीजन पर्सनल मैटर है। मैं एक सवाल निखत अब्बास जी से पूछता हूँ, देश को बांटने का काम करना। आप दोनों की आपसी लड़ाई चल रही है, संजय गुप्ता और परविंदर सेठी। नहीं, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मेरे सारे साथी हैं, मेरे मैं चाहता हूँ देश की डेवलपमेंट के लिए काम होना चाहिए। सेठी साहब, एक मिनट ना, मैं निखत अब्बास जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ। संजय गुप्ता जी, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हिंदुत्व की बात नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ये मानती है। सुनिए, मैं एक सवाल निखत अब्बास से पूछना चाहता हूँ। सब एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं किसी से कोई सवाल नहीं पूछ रही, मैं सिर्फ पास आउट कर रही हूँ। अच्छा, संजय गुप्ता आपसे सवाल पूछ रहे हैं निखत अब्बास, पहले हाँ पूछिए। आपने इतने सवाल उनसे पूछे, एक सवाल वो आपसे पूछ रहे हैं। अब जवाब तो देना ही पाए, साथ चिरंजीवी नहीं आ रही हूँ। अब आपसे पूछता हूँ, पूछिए कि हिंदुत्व का मतलब क्या, आप मुझे बता दीजिए।
मेरे भाई, जो व्यक्ति यहाँ बैठकर 7 चिरंजीवी नहीं बता पाया और अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं तो नहीं बता पाया, आप बताइए ना। जो व्यक्ति मेरे को तो पता था, मैंने नहीं बताया। आप बताइए। सिखा रहा हूँ, नहीं सिखा नहीं रहा मैं, कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा तो मुझे आती ही नहीं है। मुझे सब आते हैं, रोज पढ़ता हूँ मैं, रोज पढ़ता हूँ। श्री गुरुचरण सरोवर निज सुधार, एक मिनट में सुना सकता हूँ। सुनिए, रोज पढ़ता हूँ मैं हनुमान चालीसा अपने घर के अंदर, हनुमान मंदिर भी जाता हूँ। सुनिए, मैं आपसे, यहाँ ना राजनीतिक डिबेट है, तो रिलीजन तो एक पर्सनल मैटर है, आप इसको राजनीति में क्यों ला रहे हैं? हिंदुत्व का मतलब बता दीजिए आप हिंदुत्व का मतलब बता दीजिए। नहीं, आप हिंदुत्व का मतलब बताइए। आप सिखा रहे थे, सिखा नहीं रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदुत्व की डेफिनेशन बता दीजिए आप, हिंदुत्व की डेफिनेशन। नहीं, बेहतर बता पाएंगे ये डिबेट आज हिंदुत्व पर हो गई है वैसे। आप बताइए ना, हिंदुत्व का मतलब बताइए ना। हिंदुत्व मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जिस व्यक्ति हर भारतीय बता सकता है, आप नहीं बता सकते, आपको सिखाना नहीं आता। हम तो कह रहे हैं हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुत्व बनाता है। हमने आपको सिखा दीजिए, बताइए हमने आपसे सीखा, हमने तो कहा हमने आपसे सीखा। खैर, मेरा सवाल, आपने परिभाषा नहीं बताई। नहीं, परिभाषा मुझे पता नहीं। अच्छा, ये आप दोनों ना आपसी ठीक है, आपसी आरोप प्रत्यारोप खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निखत अब्बास, मैं बता देता हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्लास चल रही है, कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। कोई हिंदुत्व का सवाल पूछ रहा है, कोई हनुमान चालीसा पढ़े, मतलब हम जो रोज पूछते हैं सवाल पूछ रही है। प्लीज, ओके, सब लोग अपनी अपनी पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, इसलिए प्लीज इससे आगे बढ़ते हैं। निखत अब्बास, आप कुछ परविंदर सेठी के बारे में कह रही थी। हाँ, परविंदर जी ने यहाँ तक से बड़ा चीख के कहा कि जाति और धर्म और फलाना और ढिमकाना की बात ही नहीं करनी चाहिए। पहले तो स्टूडियो में परविंदर जी अपने भाई को, अपने गठन दल के साथ ही बैठे, उन्हें ये बात समझाइए कि यहाँ पर हिंदुत्व की बात क्यों करी जब इन्हें आप पता ही नहीं हिंदुत्व क्या। दूसरा, अरे यही है तो आप नहीं भाई और कह रहे मुझे नहीं पता। अरे सुनिए सेठी जी, सेठी जी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैंने पूछा था। रीमा जी, अभी 5 दिन पहले WRD यानी विमेन रिजर्वेशन बिल पर 86 फीट का आवाज ही चलेगी, तब आपकी जाति की आवाज अब सही नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। मैडम सूर्य देवाय समझ नहीं ये आप हमसे पूछेंगी, लगातार आप हमसे पूछेंगी। आरक्षण देना चाहिए, मुसलमान महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, तब जातीय धर्म की कौन बात कर रहा था? देखिए, जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण देने में कोई बुराई नहीं है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनका उत्थान करना देश की सरकारों का काम है। उसमें हिंदुत्व कहां से आ गया? हिंदुत्व कहां से आ गया? अरे कमाल की बात कर रहे हैं मैडम, आप इतनी भी अरे मैडम इतना नहीं, मैं तो डेवलपमेंट पे बात करने वाला व्यक्ति हूँ, देश की डेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाला व्यक्ति हूँ। यहाँ गरीब आदमी को गरीबी रेखा से ऊपर लाने वाली अगर आपके पास कोई स्कीम है उसके ऊपर बात कीजिए। अगर आप हिंदुत्व आप कन्वर्ट होना चाहती हैं तो आप कन्वर्ट हो जाइए, हिंदू बन जाइए। आप कन्वर्ट होना चाहती है तो कन्वर्ट हो जाइए। दैट इज योर पर्सनल मैटर, दैट इज योर पर्सनल मैटर। रिलीजन इज ए पर्सनल मैटर, रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है। आप जिसको मर्जी मानिए, जिस मर्जी पद्धति को मानिए, जिस मर्जी पूजा को मानिए, ये आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन जब देश की बात आती है, देश की डेवलपमेंट के ऊपर बात कीजिए, महंगाई के ऊपर बात कीजिए, रोजगार के ऊपर बात कीजिए, किसान के ऊपर बात। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी कानपुर के अंदर एक व्यक्ति को ओवरटेक करने में समय लग गया, उसकी आंख फोड़ दी गई। आपकी बीजेपी की कॉर्पोरेटर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बोलेंगे जिन्होंने खिलाड़ियों का शोषण करा, भारत शरण सिंह, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जिसकी FIR लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ये देश की पुलिस फेल हो गई, देश का कानून फेल हो गया। पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, लॉ रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप दोनों इसी तरह से एक मिनट परविंदर सेठी, आप नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते ना इस तरह से, आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। निखत अब्बास एक सेकंड निखत अब्बास, परविंदर सेठी जी, यहाँ पर एंकर मैं हूँ, तो अगर मैं किसी को रोक रही हूँ तो प्लीज कृपा करके चुप होना सीखिए ना, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। डॉक्टर रत्ना पांडे इतनी देर से इंतजार कर रही है, स्वागत शाह इतनी देर से इंतजार कर रही है, अच्छा नहीं लगता ना।
सभी लोग सीनियर लोग हैं, सबको बराबर सभी लोग सीनियर लोग हैं और आप 4 लोग 3 लोग एक तरफ से हैं और बीजेपी पर अगर अटैक है तो जवाब देने के लिए अकेले निखत अब्बास ही है ना, तो बार बार उन्हीं के पास मुझे जाना ही पड़ेगा। ओके, एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के फौरन बाद मैं डॉक्टर रत्ना पांडे आपके पास आ रही हूँ। छोटा सा ब्रेक। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। और आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। मैं जरा सीधे डॉक्टर रत्ना पांडे का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर रत्ना पांडे, ये तमाम डिबेट के बीच कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, इसको लेकर सवाल जरूर बार बार खड़ा हो रहा है। और आपने पहले बोला कि सभी दलों की अपने अपने राज्य में अपनी अपनी इकाइयां हैं, अपने अपने तरीके से वो सोच रही है, लेकिन अलायंस का कुछ मतलब होता है ना। सभी दलों का अपना अपना तो मतलब है राज्यों में, लेकिन अलायंस तो तभी किया जाता है जब सहमति बने, आम सहमति बने और कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा जाए। जी, लेकिन वो दिख नहीं रहा कहीं पर भी। वो कह रहे हैं, संजय गुप्ता कह रहे हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा, परमिंदर सेठी जी कह रहे हैं कि उनको डेवलपमेंट चाहिए। कांग्रेस पार्टी को क्या चाहिए वो मैं नहीं समझ पाई अभी तक। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से पूरे देश को बधाई देना चाहती हूँ। आज एक ऐसा कानून मोदी जी ने दिया है जो निश्चित रूप से सभी महिलाओं और पुरुषों, पूरे समाज के लिए एज अ होल गर्व का विषय। वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ भारत ने कदम बढ़ाया है, लेकिन अभी भी जो प्रश्न थे वो तो एज इट इज जिंदा है कि एक ऐसा कानून जो हमारी रक्षा तो छोड़िए, अभी तो खुद ही एक्टिव स्टेज में नहीं है, वो हमें दिया गया है। वो अभी 10 साल 12 साल, क्योंकि पहला परिसीमन हुआ तो हम जानते हैं 8 साल लगभग लगे थे परिसीमन में, और जनगणना होती है तो ऑन एन एवरेज 3 साल 3.5 साल लगते हैं। तो 26 के बाद कम से कम 12 साल और 38। अगर 38 की मौजूदा सरकार में विलिंगनेस टू अप्लाई प्लस विनेबिलिटी टू अप्लाई दोनों चीजें होंगी, मतलब संख्या बल होगा और उन्हें उस कानून को उसी समय इंप्लीमेंट करने की इच्छा होगी, तब ये महिलाओं का सहयोग अवश्य करेगा। हाँ, ये ठीक है कि आज रास्ता खुला है, मंजिल दिखने लगी है। जो एक क्लाउडी पिक्चर थी वो क्लियर हुई, इतना मानती हूँ, लेकिन अभी मंजिल दूर है, दिल्ली दूर है वाली बात है। अब मेरे सवाल का जवाब। अब आती हूँ कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। देखिए, जो हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस पूरी रूप से बना ही सिर्फ और सिर्फ लोकसभा केंद्रित है। क्यों बना है? क्योंकि पिछले 9 वर्ष से जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके प्रत्येक क्षेत्रीय दलों को परेशान किया जा रहा है, ईडी, सीबीआई और दुनिया भर के सारे जितने अस्त्र और ब्रह्मास्त्र हैं, सबके द्वारा। अगर आप बात, अभी मेरे साथ को पैनलिस्ट हैं निखत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने जो भी हिंदू धर्म के श्लोक सुनाए, मैं भी सुनाती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये धर्म नहीं बताता मैडम, ये बताता है भारत की गंगा जमनी तहजीब। मैं ब्राह्मण हूं और मुझे अगर याद है एक आयत, तो ये दिखाता है भारत की गंगा जमनी तहजीब, और ये तहजीब 70 साल से विरासत के रूप में हमने संजा के रखी। ये है भारत। ये धर्म नहीं है, धर्म और सांप्रदायिकता के बीच की एक माइन्यूट दीवार जिसे 9 साल में ध्वस्त कर दिया गया। अगर दशहरे के जुलूस में तलवारें लहराई जाती हैं, कौन सा धर्म है? मैं शर्मिंदा होती हूँ हिंदू होते हुए, वास्तव में शर्मिंदा होती हूँ। मुझे अपने आप को आस्तिक कह के खुशी नहीं मिलती जब काली जी के जुलूस में तलवारें चलती हैं। ठीक है, आप क्या है रत्ना जी? पॉइंट क्या है? और दिन रखेंगे। पॉइंट क्या है रत्ना जी? मैं समझ नहीं पाई क्या पॉइंट है, क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि अगर धर्म और सांप्रदायिकता को एक करके झगड़ा, अगर विश्व हिंदू परिषद और इनके जो बजरंग दल, जिसके नाम पर कर्नाटक में मोदी जी ने वोट मांगा, बजरंग दल एक बैन होने लायक ही संस्था है हमेशा, जहां दंगे वहां बजरंग दल, ठीक है ना? तो बजरंग बली का नाम मिसयूज नहीं करना चाहिए। धर्म अलग है, सांप्रदायिकता अलग है।
सांप्रदायिकता उन्माद लाती है। धर्म चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म शांति पर चलते हैं और सब संभाव सिखाते हैं। रत्ना जी, हम क्या बात कर रहे हैं? आप क्या पॉइंट, मुझे नहीं लगता किसी को भी समझ आ रहा है आपका पॉइंट क्या है। आपको सबको समझ नहीं पा रहे आप क्या पॉइंट उठा रही हैं। बजरंग दल को लेकर के कर्नाटक में बड़ी बड़ी बात की गई थी। अगर इतना ज्यादा बजरंग दल से आपत्ति थी तो अभी तक बैन क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उस मुद्दे से पीछे क्यों हट गए? ऐसे हवा में कुछ भी बोलने से नहीं होता ना थोड़ी है जी। जनता ने ऐसे नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोलकर ऐसे ही नेशनल टीवी पर बोल देंगी। ऐसे नहीं होता ना, किसी को नहीं बोला, ऐसे नहीं होता। बजरंग दल को बोलेंगी, वीएचपी को बोलेंगी, किसी को भी बोलेंगी। ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आप कुछ भी बोल देंगी, कुछ भी बोल देंगी बिना सबूतों के। आपने कैसे बोला सांप्रदायिक है? ये सबूत है कोई इस बात का? कर रही है ये कोई सबूत है वीएचपी और बजरंग दल सांप्रदायिक है और दंगे करते हैं इन सबका? अरे रत्ना जी, ऐसे नहीं होता ना मैडम। नेशनल टीवी में मैंने अभी यही बात परमिंदर जी को कही थी कि आरोप लगाने से पहले तथ्यों को जांच परख करके पूरी रिसर्च के साथ चैनल पर आना चाहिए। निखात अब्बास जवाब देंगे। निखात अब्बास जवाब देंगे। मैडम, मेरा नाम निखात अब्बास है। पहले तो मेरी बहन ने यहाँ पर एक आयत भी सुनाई और कलमा भी सुनाया, बहुत अच्छी बात है। और इसी बात को मैं बोल रही थी क्योंकि आपके घटक दल ने में से हिंदुत्व पर बोला कि हिंदुत्व वो भारतीय जनता पार्टी को सिखाते हैं। ये कारण था कि मैंने उनसे बोला कि आप अगर इतना हिंदुत्व सिखाते हैं, मैं आपको हिंदुत्व की परिभाषा में से पूछ लीजिएगा आप। रीना जी, मैं बता दूंगा। रत्ना जी अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, अपनी अपनी बारी में। रत्ना जी, रीमा जी की डिबेट में इस प्रकार की चिल्लम चिल्ली नहीं होती है। रत्ना जी अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, बारी में। दूसरा चैनल नहीं है मैम, यहाँ नहीं होता है। हाँ मैम, यहाँ नहीं होता है। रीमा जी, अब मेरी चांस है, मुझे बोलने दीजिए। यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने यहाँ पर पिरो कर रखा है हिंदुस्तान की संस्कृति को, गंगा जमुना तहजीब को हिंदुस्तान की जनता ने पिरो कर रखा है। और एक और बात, फिर डिबेट इस पर नहीं थी, पर छोटा सा जवाब देकर मैं इस बात को खत्म करके फिर इनके बाकी सवालों का जवाब दूंगी। इन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर शर्म क्योंकि तलवार चली। इन्होंने कभी नहीं कहा कि 370 खत्म होने से पहले, एब्रोगेशन से पहले लाल चौक पर तिरंगा लहराते वक्त वहां लोगों करी जाती थी। मैं शर्मिंदा हूँ। वहां पर राहुल गांधी विकेट में जाकर कहते हैं कि हिंदुत्व मैं कांग्रेसी हूँ और शर्मिंदा हूँ। खैर, मुझे इन बातों पर नहीं जाना क्योंकि आप एक्सपोज हो जाओगे कांग्रेस वालों के। आज बात यहाँ पर भेजिए, आपके गठन कर सुनिए। अरे सुनिए, आपने सुनने की क्षमता भी रखी है मैडम। सुनिए, अब आप आक्रोशित मत होइए, शालीनता से आइए, शालीनता से आइए। आपकी आवाज गायब हो जाती है जब आप ज्यादा गुस्से में आती है तो। डिबेट यहाँ नहीं है। डिबेट ये है कि अधीर रंजन चौधरी साहब वहाँ कलकत्ता में बैठे हुए बंगाल में कहते हैं कि ममता जी तो स्पेन गई है और यहाँ बंगाल की जनता स्पेन में है। तो ये कैसा गठक दल? वहाँ जैसे मैंने कहा, आपको क्यों करते हैं इस पर? आप तो अपने गठबंधन में खुश है ना? आप अपने गठबंधन में खुश है ना? आपकी तो बनती है। आपके यहाँ सबके मुंह पे ताला लगाया गया है, मोदी छाप झाला सबके मुंह पर लगा हुआ है। आप लोग नहीं बोल सकते, आपको बोलने की आजादी नहीं है, इसलिए आपको बोलने पर कष्ट होता है। आपके यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। रत्ना जी, निखिल अब्बास, एक सेकंड निखिल अब्बास, 1 मिनट। रत्ना जी, महिला होकर के इस तरीके की भाषा आपको लगता है ठीक है? मैडम, ताला तो आपने जो बोला, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से नहीं, आपने जिस तरह से बोला प्रधानमंत्री का नाम लेकर, इस तरह से नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। रत्ना पांडे जी, रत्ना पांडे जी, कोई भी यहाँ पर शालीनता को नहीं क्रॉस कर रहा है, तो मैं आपसे भी उम्मीद करूंगी कि आप शालीनता को क्रॉस ना करें, प्लीज। इसमें शालीनता कैसे चलेगी? नहीं, ये इस तरीके की भाषा यहाँ नहीं चलती है, इस तरीके की भाषा नहीं चलेगी। स्वागत शाह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। गठबंधन में दरार तो चैनल पर ही दिखाई दे रही है, जिस गठबंधन की बात कर रही है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है? ये सवाल था रत्ना जी का, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी। मैम, काफी अच्छा है, मैं तो कहूंगी। क्यों ठीक ठाक नहीं है? आपको तो दिख ही रहा है, काफी सारे बिल पास हो रहे हैं, काफी सारी जगह जनता खुश है। मुझे तो नहीं लग रहा कि एनडीए में कोई दरार है। अगले 2024 में भी एनडीए सरकार ही आएगी, महाराष्ट्र में तो श्योर आएगी। ओके, ठीक है।
और जहाँ नहीं तभी तो हमारे बना लेंगे, ये भी कह अजीत दादा जी को फ्यूचर दिख रहा है, तभी तो आज अजीत दादा पवार जी एनडीए सरकार के साथ है। जहाँ नहीं आएगी वहाँ तोड़ के बना लेंगे। क्या मैम? चोरी, सरकार की चोरी भी आपका एक रास्ता है। हाँ, रत्ना जी अपनी बारी में बोलिए, रत्ना जी कंटिन्यू करिए, लेकिन प्लीज शालीनता के साथ। हाँ, निखत अब्बास, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी एक 9 साल में देश ने एक नया प्रयोग देखा है, वो सहयोग नहीं है, वो प्रयोग है, और वो हर जगह किया जाता है। जहाँ इनकी सरकार नहीं आ पाती, जनता इन्हें सिरे से नकारती है, लेकिन ये लोकतंत्र की व्यवस्थाओं की खिल्ली उड़ाते हुए वहाँ खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना लेते हैं। एमपी की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, ये इस तरीके की चुराई हुई सरकार है। तो इनकी तो ये भी एक पैटर्न 9 सालों में जिस तरीके का नया भारत और रोज एक नए रूप में खुल के आ रहा है, वो जग जाहिर है। और बस अब चंद दिन बचे हैं, वो सारा पर्दाफाश हो चुका है। ऐसा नहीं है, अगर एमपी में केंद्रीय मंत्री उतारने पड़ रहे हैं नहीं है, बहुत ज्यादा है। पांडे जी सुन लिया मैंने। हाँ, निखत अब्बास जवाब दीजिए पहले। ओके, थैंक यू रीमा जी, 5 सेकंड में फिर बात खत्म कर। कहते हैं ना, पूछ के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये गठबंधन की बात करते हैं, हम तो कहते हैं नीति भी नहीं है, एक नियत भी नहीं है, आइडियोलॉजी भी नहीं है, इनका लीडर भी एक नहीं है। आप देखिए यहाँ पर आपकी डिबेट पर आप मॉडरेटर है, बाकी 3 प्रवक्ता इंडी गठबंधन के और 2 प्रवक्ता एनडी यानी स्वागत जी और मैं। अब देखिए ना, उन्होंने ना मैंने एक दूसरे के बीच में बोला ना हमारी आइडियोलॉजी क्या हुई। यहाँ पर तीनों, चाहे आम आदमी पार्टी के समर्थक हो, चाहे शिवसेना के साथी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के साथी हो, लगातार एक दूसरे को हैकल कर रहे हैं। लगातार क्या बोल रहे हैं। आप देखिए, जिनकी एक नीति, एक नियत आइडियोलॉजी डिबेट में नहीं हो पा रही है 1 घंटे की, वो गठबंधन चलाकर 2024 में सरकार बनाएगा। संजय गुप्ता जी, एक मिनट, संजय गुप्ता जी और परविंदर सेठी, आप दोनों में तालमेल नहीं है क्या? मैं यही जानना चाह रही हूँ। जब चैनल में 5 लोगों में 3 लोगों में तालमेल नहीं बन पा रहा, तो आपके 26 दल तालमेल बना पाएंगे क्या? यही तो सवाल है सर। संजय गुप्ता, आप ही बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी थे जिन्होंने 36 जिलों की सरकार बनाई थी और सभी को एक साथ लेकर के चले थे। हाँ, तो नरेंद्र मोदी भी लेकर चल रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी साहब भी लेकर चल रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरह से एक मजबूत सरकार बनाने का प्रावधान है, इसी तरह से एक मजबूत विपक्ष बनाने का भी प्रावधान है। और उस मजबूत विपक्ष को निखत अब्बास सुनने दीजिए। नहीं, निखत अब्बास, 1 मिनट। निखत अब्बास जी रुकिए, अब सुनने दीजिए संजय गुप्ता। और उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे करने के लिए अगर एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है, कहाँ है? वही तो सवाल पूछ रही हूँ संजय गुप्ता जी। देखिए, मैं कह रहा हूँ कोशिश की जा रही है। अच्छा, ठीक है, कोशिश की जा रही है। और इस कोशिश से मतलब मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को या कोशिश साकार हो जाएगी। उम्मीद तो पूरी है, इसी कोशिश में तो हम कर रहे हैं। अभी तो रास्ता बना रहे हैं, एक दिन मंजिल भी मिली जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर काम आएगी। ठीक है, तो परविंदर सेठी जी, आपको हिंदुत्व की विचारधारा से फिर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? नहीं, मुझे नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार हिंदुत्व की विचारधारा बता दूं। मेरे को बिल्कुल आपत्ति नहीं हिंदुत्व की विचारधारा से, लेकिन देश के अंदर ये आपका पर्सनल मैटर है। आप देश के अंदर, आप देखिए, आप अपने समय में बोलिए। मैं ये कहता हूं कि देश के अंदर आपको, आप सत्ता के अंदर हैं, आप महंगाई के ऊपर बात कीजिए, आप रोजगार के ऊपर बात कीजिए, आप डेवलपमेंट के ऊपर बात कीजिए। आप हर बात के अंदर जो है धर्म को ले आते हैं और लोगों को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर देते हैं कि मैं बड़ा हिंदू हूं, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो आप सारी दुनिया को सर्टिफिकेट देने का काम मत कीजिए। अगर ये कांग्रेस में है तो ये छोटे हिंदू हैं, आप बड़े हिंदू हो, ये कैसे हो सकता है? आप डेवलपमेंट की बात करें। मैं हिंदुत्व की परिभाषा बताना चाहता हूँ। बीजेपी में नहीं है। मैं हिंदुत्व की परिभाषा बताना चाहता हूँ। संजय गुप्ता, मैं निगम जी की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, वो हिंदू ही नहीं है। आप इस बात का सर्टिफिकेट देना बंद कीजिए। आप राजनीति कीजिए, लोगों को आप अपना रिपोर्ट कार्ड जाके दीजिए कि मैं हिंदुत्व की परिभाषा बता देता हूँ। उन्होंने तो नहीं बताया। नहीं, मैं कैसे छोड़ दूं? हम तो हिंदुत्व में राजनीति करते हैं, तो कैसे छोड़ दूं मैं? देखिए, हिंदुत्व हिंदुओं की वो विचारधारा है जो सभी धर्मों के लोगों को समान, बीच में बोलती है, ये इसलिए इनकी बड़ी आदत है। ये मैं बता रहा हूँ, आपने नहीं बताई, मैं बता रहा हूँ। फटाफट करिए। देखिए, हिंदुत्व हिंदुओं की वो विचारधारा है जो सभी धर्मों के लोगों को समान जीने का अधिकार देती है।
ये विचार, इसी विचारधारा को हिंदुत्व कहते हैं। अश्वत्थामा और महाभारत में आप कहाँ पहुंच गई? आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप मतलब क्या बच्चों की तरह की बातें कर रही हैं? शुरुआत हुई थी, आप लोग फिर वही पहुंच आप बच्चों की तरह बातें कर रही हैं, बहुत ही बच्चों की तरह। फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। सरोज जी, आप हमसे पूछेंगी। अरे सर रुकिए। फाइनल कमेंट परविंदर सेठी, उसके बाद रत्ना पांडे, निखत अब्बास। परविंदर सेठी, मैं तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां जिनको देश की जनता मैंडेट देगी। मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। आम आदमी पार्टी कितने दिन तक इस गठबंधन में रहेगी इन सारी गतिविधियों के बावजूद? आखिर तक रहेंगे, सभी रहेंगे। देखिए, जब इतने सारे दल मिलते हैं आपस में विचारधाराओं का तालमेल बिठाने में समय लगता है, लेकिन ये डेफिनेट है। ओके, जवाब संजय गुप्ता जी, कितने दिन? देखिए, अभी तो शुरू हुए सिलसिले, अभी तो बातचीत शुरू हुई है एक विपक्ष को बनाने के लिए, और जल्दी रास्ता भी बनाया जाएगा। और अगर हम एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष को या किसी भी पार्टी को, दूसरी पार्टी जो सत्ता पक्ष के साथ है, उसके अंदर इस तरह बौखलाहट नहीं करनी चाहिए। रत्ना पांडे जी, कितने दिन? मतभेद है, मनभेद नहीं है। अंत तक चलेगा, विजय हासिल करेगा, इंडिया गठबंधन ही अगली सरकार बनाएगा। निखत अब्बास, इनका वही हाल होने वाला है रीमा जी। जो पेरेंट्स कई बार माता पिता जबरदस्ती अपने बच्चों को, जिनका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स में होता है, कहते हैं साइंस पढ़ लो, बेचारे साइंस की डिग्री लेने जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। इनके कार्यकर्ताओं की और इनके बीच में वही तालमेल है। राहुल गांधी जी और तो ये फेल होने वाला, क्योंकि ना डिग्री ह्यूमैनिटीज की आएगी और ना ही साइंस की आएगी। तो आप देखिए 2024 से किस प्रकार जारी दुश्मन हम साथ साथ खेलते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में आज जुड़े। और इसीलिए जिस तरह से कहा जा रहा था डे 1 से कि गले मिल गए हैं, लेकिन क्या दिल भी मिलेंगे? अभी तक तो फिलहाल 2 महीने से ज्यादा समय हो गया है, दिल क्या दल भी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अब हर रोज जिस तरह से नए नए बयान सामने आ रहे हैं, नई नई उमंगे, नई नई तरंगे इस गठबंधन में दिखाई दे रही हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर जब हम ही इतने कंफ्यूज हो चुके हैं तो फिर जनता क्या सोचेगी? आज 5 की पंचायत में इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।